हेलो गाइस। आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इंटरवल। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन होगा और इसका जो आपका ऐसा यूनिट होगा वो आपका एम्पियर होगा। ये आपका एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये आपका ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी में रखा जाएगा। ये अब जो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है ये आपका इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। इन अ मेटल वायर इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है वो कैसे बनता है? आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण ही बनता है। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर मीन्स, अगर किसी कंडक्टर के थ्रू अगर 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहा है एक एंड से कंडक्टर के और बाहर निकल रहा है दूसरे एंड से इन 1 सेकेंड्स। अब रेजिस्टेंस क्या है? तो द opposition offered by a conductor to the flow of current through it is called resistance। मतलब कि करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है फ्लो करने से, तो उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। आखिर रेजिस्टेंस पैदा कैसे होता है? तो ये पैदा होता है आपके टकराव के कारण। किसके किसके बीच में? तो ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर मतलब कि जो कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद है, ठीक है, या आयंस। तो कंडक्टर का जो आयन पहले से मौजूद है उसके बीच में और जो अभी फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स, उसके बीच में कोलिजन हो रहा है और जिसके कारण आपका रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो आपका होता है ओम। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ओम्स लॉ क्या होता है। इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्सेट्रा remains unchanged, then electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. If V is the potential difference across the ends of a conductor and I is the current through it, then according to Ohm's law, V directly proportional to I और V is equal to IR। अब इसमें क्या है कि कुछ भौगोलिक, मतलब कि जो आपका फिजिकल कंडीशंस हैं उसको आप कांस्टेंट रखिए, जैसे कि टेम्परेचर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब क्या हो रहा है कि अब आपका जो करंट हो रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो क्या हो रहा है, करंट जो है कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। जिस तरह से आप डिनोट भी कर सकते हैं इस तरह से कि V इज इक्वल टू आई आर हो गया। अब R इसमें क्या है? R आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है कंडक्टर का। उसके बाद ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंसेस ऑफ सच कंडक्टर्स विच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड एज ओमिक रेजिस्टेंस। मतलब कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंगनीन वायर को देख लीजिए, वो आपका ओमिक रेजिस्टेंस है। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? द रेजिस्टेंसेस ऑफ सच मटेरियल्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। जो आपका ओम्स लॉ को नहीं ओबे करता है उसको बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ अ ट्रायोड बल्ब, ये सब आपके नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हैं। उसके बाद कंडक्टेंस क्या होता है? तो कंडक्टेंस जो है आपका रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, मतलब कि कंडक्टेंस बराबर 1/रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे कंडक्टेंस को G से डिनोट किया जाएगा, तो G बराबर 1/R हो गया। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा G का? तो रेजिस्टेंस का जो आपका रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है उसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका हो गया ओम्स इनवर्स। उसको मो भी कहा जाता है या सीमेंस भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। दैट इज L and A are respectively the length and the cross sectional area of a conductor and R is its resistance।
तो क्या हो रहा है, बोल रहा है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपका इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो उसको आप फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो गया, और आर बराबर हो गया रो एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पे आपका रो जो है ये है आपका कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब ऐसा यूनिट क्या होता है, तो होता है आपका ओम मीटर। अब देखते हैं हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इज कंडक्टिविटी। मतलब कि अब रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होगा उसी को कंडक्टिविटी कहेंगे, और कंडक्टिविटी का जो आपका यूनिट होगा वो होगा मो मीटर इनवर्स और सीमेन पर मीटर। इन जनरल metals are good conductors. Silver have maximum conductivity, but graphite, though a non-metal, is a good conductor. इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका सिल्वर है उसका कंडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम है। अब जानते हैं कि आपका मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे कि ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। उसके बाद कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज इनफाइनाइट। अब हम लोग देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वेरियस रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ नेटवर्क मेनली इन टू टाइप्स। बहुत सारे रेजिस्टेंस मिलकर एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, और वो नेटवर्क जो है दो तरह का होता है। पहला जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आपका इक्वल होता है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जैसे कि आर आप मान लीजिए कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और जो आपका सम ऑफ रेजिस्टेंसेस कह रहा है वो हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 टू Rn, जितना भी रेजिस्टेंस दिया हो। ये तो हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब कि आर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए 1/r हो गया। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आपका R1 R2 Rn था, उसको अभी उल्टा कर लीजिए 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 1/rn हो गया। इस तरह से आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब उसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर किसको कहते हैं। द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। मतलब जिस रेट से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जो आपका कंज्यूम कर रहा है सर्किट, उसको इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I²R या V²/R या VI, और इसका जो SI यूनिट होता है आपका वाट होता है। उसके बाद किलो वाट आवर क्या होता है, यह एक तरह का कमर्शियल यूनिट है। तो इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, पहला तो आपका ऊर्जा का यूनिट है, एंड इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। ठीक है, इस रेट से ही आप इसको मेज़र करेंगे। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, नहीं 1 किलोवाट आवर जो है ये आपका बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। ठीक है, अमीटर क्या होता है, अमीटर आपका एक डिवाइस है जो आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है सर्किट में। एमीटर जो होता है हमेशा सर्किट के सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0। मतलब कि जो रेजिस्टेंस जो आपका एमीटर होता है उसमें किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, मतलब 0 होता है। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर मेजर करता है एक सर्किट में। ये हमेशा आपका पैरेलली कनेक्ट सर्किट से होता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर का क्या होता है, ये इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, जिसको आप मेजर भी नहीं कर पाओगे। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है आइडियल एमीटर का वो 0 होता है, और जो अगर बोल दे आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है तो इनफाइनाइट होता है। ये दिमाग में रखिएगा।
उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या एक डिवाइस है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ये आपका सीरीज़ में कनेक्टेड होता है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाने के लिए। जब कभी आप देखे होंगे घर में जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या कुछ होता है, सॉकेट कुछ उड़ता है या कुछ भी, तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज उड़ता है। उससे क्या होता है कि बाकी का आपका जो अप्लायंस है, घर का जो मटेरियल है, जो भी आपका ये इलेक्ट्रिक सामान है, वो आपका बचा रह जाता है और खाली फ्यूज उड़ता है, जो एक तार लगाकर फिर से वो ठीक हो जाता है। अब उस तार का जो कंडक्टिविटी होता है, मतलब उस जो तार का जो मिश्रण होता है, वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है। तो पहला तो है कि एलॉय ऑफ कॉपर, टिन एंड लेड से वो तार बनता है, ठीक है। प्योर फ्यूज जो होता है वो आपका टिन का बना होता है। अब देखते हैं हम लोग, फ्यूज मटेरियल शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका क्या खासियत होना चाहिए। तो पहला तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो वो जल जाएगा तुरंत। मेल्टिंग पॉइंट अगर मतलब कि मीडियम रहेगा तो गल जाएगा, इसलिए लो मेल्टिंग मतलब ज़्यादा सहने का क्षमता होना चाहिए। अब गैल्वेनोमीटर क्या है, ये एक तरह का ये भी एक डिवाइस है जो क्या करता है, डिटेक्ट भी करता है और मेज़र भी करता है इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट तो करता है और मेजर भी करता है, ठीक है। इट कैन मेजर करंट अप टू 10⁻⁻⁶ एम्पियर। संट क्या होता है, संट आपका एक तरह का वायर होता है जिसके पास थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि संट इज अ वायर ऑफ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। अब गैल्वेनोमीटर को हम अगर एमीटर में कनेक्ट करना चाहें तो क्या करना होगा, तो संट को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग अ संट पैरेलल टू इट। संट का मतलब लो रेजिस्टेंस। और अगर गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग को वोल्टमीटर में कनेक्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे सीरीज़ में। मतलब दो बातें हुई, देखिए, अगर गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग संट को पैरेलली लगाएंगे, संट मतलब लो रेजिस्टेंस होता है। और अगर गैल्वेनोमीटर को हम लोग को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज़ में लगाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। Whenever there is a change of magnetic flux linked with a circuit, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सर्किट में। अब दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब जो ईएमएफ इसमें डेवलप हो रहा था उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, मतलब किसी के माध्यम से डेवलप हो रहा है इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। एंड द करंट सो जनरेटेड इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। अब करंट भी क्या हो रहा है, आपका किसी के माध्यम से ही जनरेट हो रहा है तो वो भी आपका हो गया इंड्यूस्ड करंट। अब जो आपका डायरेक्शन जो होता है इंड्यूस्ड करंट का, वो कैसे डिटरमाइन हो, कैसे बताइएगा। तो वो आपका एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर है, वो है आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या लेंज लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर से हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच।